हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th के चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसकी हेल्प से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। जिसकी हेल्प से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। अननोन का मतलब कि हमारे पास कोई भी कंडक्टर हो, हमें यह ना पता हो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, तो उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट था, हम डिवाइस नहीं कह सकते, एक अरेंजमेंट था जिसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस यानी कोई भी वायर, देखिए रजिस्टेंस सबके पास होता है, रजिस्टेंस जो होता है बेटा वो सबके पास होता है। सबके पास का मतलब किसी भी कंडक्टर के पास, किसी भी कंडक्टर के पास, किसी भी इंसुलेटर के पास, सबके पास रेजिस्टेंस होता है। यानी जिसमें भी करंट फ्लो हो सकती है वो रेजिस्टेंस है। हम कोई भी वायर का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, हम कोई भी वायर का एक छोटा सा टुकड़ा लें, वो कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, किसी भी वायर का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो इसके पास अपना कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा, कन्फर्म है। तो लेकिन इसका रेजिस्टेंस है कितना, ये अगर हमें पता करना है तो इसके लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से इसको पता कर सकते हैं। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसकी हेल्प से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो इन्वेंशन किया था वो व्हीटस्टोन साइंटिस्ट ने ही किया था, इसीलिए हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। ब्रिज वर्ड इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें एक डायगोनल, इसके एक डायगोनल में यानी कुल मिला के इसमें गैल्वेनोमीटर जो होता है वो एक ब्रिज की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसको ब्रिज नाम दिया गया। अभी आप फिगर से इसको समझेंगे। तो व्हीटस्टोन डिवाइस्ड अ ब्रिज अरेंजमेंट, याद रखिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज ने बताया ना अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टेंसेज यानी कई सारे रजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट है, बाय विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट है या एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से किसी अननोन रेजिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए करते क्या है, तो बहुत ही ईजी है। इसको बनाने के लिए हम 4 रजिस्टेंसेज लेते हैं जिसको एक पैरेललोग्राम की 4 साइड्स में अरेंज कर देते हैं। 4 रजिस्टेंस लेते हैं जिसको एक पैरेललोग्राम की 4 साइड में अरेंज कर देते हैं। यानी इन द अरेंजमेंट 4 रजिस्टेंस आर सो कनेक्टेड एज टू फॉर्म अ पैरेललोग्राम। यानी हम 4 रजिस्टेंस लेते हैं जिसको एक पैरेललोग्राम की 4 अलग अलग साइडों में अरेंज कर देते हैं। 4 रजिस्टेंस को हम पैरेललोग्राम की 4 अलग अलग साइडों में अरेंज कर देते हैं। अगर हम फिगर से समझे तो अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाएं, अगर हम ये एक पैरेललोग्राम बनाएं, ये हमारा एक पैरेललोग्राम हुआ, इसके पास 4 साइड्स हुई, हम क्या करते हैं इसकी चारों साइड्स में एक एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। चारों साइड में एक एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। एक रेजिस्टेंस इसकी इस साइड में लगा दिए, एक रेजिस्टेंस इसकी इस साइड में लगा दिए, एक रेजिस्टेंस इसकी इस साइड में लगा दिए। यानी चारों साइड्स में हम एक एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में यही करते हैं। हम क्या करते हैं, हम 4 रेजिस्टेंस लेते हैं जिसको पैरेललोग्राम की 4 अलग अलग साइड्स में हम अरेंज कर देते हैं। पैरेललोग्राम में 2 डायगोनल होंगे, तो एक डायगोनल में, किसी भी एक डायगोनल में आप क्या कर दीजिए, एक गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए। किसी भी एक डायगोनल में आप एक गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, शायद अभी आपको ना पता हो। गैल्वेनोमीटर, देखिए गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम डिफ्लेक्शन को मीज़र करते हैं। मतलब इसके हम वोल्टेज या करंट दोनों को मीज़र कर सकते हैं। वोल्टेज को भी मीज़र कर सकते हैं, करंट को भी मीज़र कर सकते हैं। मेनली डिफ्लेक्शन को मीज़र करते हैं। ठीक है, यानी अगर किसी सर्किट में करंट आ रही है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा और हमें बताएगा कि इस सर्किट में करंट आ रही है या इस सर्किट में वोल्टेज है। तो हम इसके एक डायगोनल में तो गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, जो दूसरा डायगोनल बचा इसमें तो हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। जबकि जो दूसरा डायगोनल बचा इसमें हम एक बैटरी या सेल जोड़ देते हैं, क्योंकि करंट हमें भेजना है, बिना करंट के गैल्वेनोमीटर का कोई यूज नहीं। तो जो दूसरा डायगोनल अब अंदर से नहीं तो सब एक में हौस पौस हो जाएगा। ये जो दूसरा डायगोनल बनेगा ये बाहर से दिखा दिए। दूसरे डायगोनल ने क्या किया, एक सेल या बैटरी जो भी आप समझे, एक सेल लगा दिए, एक सेल लगा दिए। इस अरेंजमेंट को व्हीटस्टोन ब्रिज कहा गया। इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहा गया। यानी 4 रेजिस्टेंस लिए, 4 रेजिस्टेंस इसको अपनी नेमिंग दे देते हैं, PQRS, इस तरह से नेमिंग कर दीजिए आप। 4 रेजिस्टेंस PQRS लिए, इन चारों रेजिस्टेंस को पैरेललोग्राम की 4 साइड्स में अरेंज कर दिया। इन चारों रेजिस्टेंस को पैरेललोग्राम की 4 साइड्स में अरेंज कर दिया। इसके एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, जबकि दूसरे डायगोनल में सेल को जोड़ दिया। अब इसी फिगर को थोड़ा सा सीधा अगर हम कर दें, अगर हम इसी फिगर को थोड़ा सा सीधा कर दें तो वो कुछ ऐसा फिगर हो जाएगा जिसमें हमने उसी फिगर को बस सीधा कर दिया, यानी थोड़ा सा सीधा कर दिया। तो ये PQRS ये 4 रेजिस्टेंस हो गए जो कि पैरेललोग्राम की एक साइड में अरेंज है।
इसके एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, जबकि जो दूसरे डायगोनल का गैप है हमने उसमें बाहर से एक सेल और एक रियोस्टेट जोड़ दिया। रियोस्टेट क्या करता है? रियोस्टेट करंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू को कंट्रोल करता है, या फिर हम कह सकते हैं करंट की वैल्यू को कंट्रोल करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस कंट्रोल होगा तो करंट अपने आप कंट्रोल होगी। तो रियोस्टेट करंट की वैल्यू को कंट्रोल करता है। ये हमने की जोड़ दी। सारे वर्किंग आपको पता होगी। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर ये दिखाता है कि इस सर्किट में कोई करंट फ्लो हो रही है या कोई वोल्टेज है या नहीं है, डिफ्लेक्शन को शो करता है। तो ये अरेंजमेंट था व्हीटस्टोन ब्रिज का। इसकी हेल्प से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं? तो यहाँ पे किया क्या गया, फिर से समझिएगा। 4 रेजिस्टेंस P, Q, R, S को एक पैरेललोग्राम की 4 साइड्स में अरेंज कर दिया गया। इसके एक डायगोनल में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया, जबकि जो दूसरे डायगोनल का स्पेस था उसमें बाहर से हमने एक सेल और एक रियोस्टेट जोड़ दिया, और ये की जोड़ दी की कनेक्शन के लिए कि जब हम की को ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगी, नहीं तो नहीं फ्लो होगी। ये हमने की जोड़ दी। ठीक है। अब देखिए सिचुएशन क्या होती है कि इन द अरेंजमेंट 4 रेजिस्टेंस आर सो कनेक्टेड एज टू फॉर्म अ पैरेललोग्राम। इन वन डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। इसका एक डायगोनल किससे कनेक्ट होता है? गैल्वेनोमीटर से। एंड इन अदर डायगोनल अ सेल, और दूसरे डायगोनल में एक सेल जुड़ा होता है। नाउ इफ ऑन सेंडिंग करंट इन द ब्रिज बाय द सेल देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। यानी अगर हम सेल से करंट तो भेजें, हम सेल से करंट तो भेज रहे हो किसमें? इस व्हीटस्टोन ब्रिज में, इस सर्किट में, लेकिन गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, देन द ब्रिज इज सेड टू बी इन बैलेंस्ड। यानी अगर सेल से करंट भेजने पर कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। देखिए अब सिचुएशन करंट की समझिए। हमने यहाँ पे करंट फ्लो कराई, मान लेते ये आई करंट यहाँ पे फ्लो होना शुरू हुई, यहाँ तक आई थी, यहाँ तक करंट आई थी। नेमिंग कर देते हैं इन पॉइंट्स की। ये हमारा पॉइंट है, इसको नाम दे दिए ए, इसको दे दिए बी, सी और डी। हमने ये नेमिंग कर दी ABCD, ये पॉइंट हो गए। देखिए यहाँ तक तो करंट आई चली, लेकिन जैसे ही पॉइंट ए पे करंट पहुँची, करंट को 2 रास्ते दिखे। एक का पोर्शन इधर चला जाएगा, यानी I1 इधर चला गया, और इधर करंट चली जाएगी I2। यहाँ तक करंट ठीक है, लेकिन जैसे ही करंट यहाँ पहुँची, करंट को 2 रास्ते दिखे। करंट को 2 रास्ते दिखे, करंट 2 पार्टों में डिवाइड हो गई। एक पोर्शन इधर चला गया जिसको हमने I1 नाम दे दिया, एक पोर्शन इधर आ गया जिसको हमने I2 नाम दे दिया। ठीक है। करंट को पहुँचना कहाँ है? देखिए याद रखिए, करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से निकलती है और बैटरी के निगेटिव में इंटर करती है। तो जो I1 करंट है वो यहाँ से होते हुए इधर आते हुए और यहाँ से निगेटिव में चली जाएगी। जो I2 करंट है वो यहाँ से आएगी, इधर बढ़ेगी और यहाँ से होते हुए निगेटिव में चली जाएगी। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये I1 I2 फिर से मिलेंगी। लेकिन उसके पहले एक चीज़ और समझिए, बीच में एक रास्ता और पड़ रहा है जो कि ब्रिज का काम कर रहा है। मतलब जब I1 यहाँ पे पहुँची और I2 यहाँ पे पहुँची, जैसे ही इन पॉइंटों पे I1 और I2 पहुँची, इनको फिर से एक एक रास्ता दिखाई दिया जो कि इन दोनों पॉइंट्स को B और D को जोड़ रहा है। करंट की खासियत होती है कि करंट हमेशा, याद रखिएगा, जैसे पानी हमेशा ऊंचे से नीचे की तरफ बहता है, उसी तरह से करंट भी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। करंट की खासियत है कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। यानी करंट कैसे फ्लो होती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होती है। तो यहाँ तो हम कह सकते हैं कि करंट जब यहाँ से B की तरफ गई या फिर A से D की तरफ आई, दोनों सिचुएशन में A का पोटेंशियल सबसे हाई है, फिर धीमे धीमे लो 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 होता गया और B पे लो हो गया। उसी तरह से जब A से D की तरफ आ रही तब भी यहाँ का हाई था, फिर धीमे धीमे होते होते D पे लो हो गया। अब यानी A का हाई था, B का लो है, A का हाई था, D का लो है। लेकिन अब B और D पे जब ये करंट पहुँची तो B पे जो करंट पहुँची इसको भी 2 रास्ते दिखाई दे, और जो D पे करंट पहुँची इसको भी 2 रास्ते दिखाई दे। कौन से 2 रास्ते? यहाँ पे पहुँचने के बाद करंट के पास रास्ता ये है कि करंट इधर भी जा सकती है और करंट ऊपर भी जा सकती है। करंट ऊपर भी जा सकती है। देखिए इस जगह पहुँचने के बाद उसको 2 रास्ते दिखाई दिए। उसी तरह से जो करंट यहाँ पहुँची उसको भी 2 रास्ते, करंट इधर भी जा सकती है और करंट इधर भी जा सकती है। अब करंट किधर जाएगी? तो ये डिपेंड करता है, हमने बताया ना, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि किसका पोटेंशियल लो है। करंट उधर जाएगी जिसका पोटेंशियल लो होगा। सिंपल से हमने कहा करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। तो करंट, ऊपर वाली करंट यानी जो करंट B पे पहुंची वो इधर जाएगी या इधर जाएगी। उसी तरह से जो करंट D पे पहुंची वो इधर जाएगी कि इधर जाएगी। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि किस तरफ का पोटेंशियल लो है। ये इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात समझते हैं। अब मान के चलते हैं, अगर हम यहाँ से A से पोटेंशियल घटना शुरू हुआ और B पे घटा, हम मान के चलते हैं A पे पोटेंशियल था 100, अपनी तरफ से इसे लेके चलते हैं। A पे पोटेंशियल 100 था
और बी पे बचा 50। ए पे 100 था और डी पे बचा 40। तो ऐसी सिचुएशन में बी का पोटेंशियल हाई होगा और डी का पोटेंशियल लो होगा और ऊपर वाली करंट नीचे आ जाएगी। बी से करंट उतर के कहाँ आएगी? नीचे। लेकिन अगर ऊपर वाला हो 50 और बी का हो जाए 60, यानी बी का तो 50 रहा है क्योंकि पोटेंशियल लो हो रहा है, ए से डी पे भी घटा लेकिन 100 से घट के 60 बचा। ऐसी सिचुएशन में डी का हाई है और बी का लो है, तब करंट ऊपर जाएगी। ये बात उम्मीद है आपको समझ में आई होगी कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। ये I1 और I2 करंट जो पहुंची हैं, यहाँ पे I1 करंट पहुंची है, यहाँ पे I2 करंट पहुंची है। जो I1 और I2 करंट पहुंची हैं ये D से चढ़ के B पे जाएगी या B से D पे उतरेगी। ये कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने का एक ही तरीका है, ये पता करना है कि किसका पोटेंशियल हाई है, B का हाई है कि D का। अगर B का पोटेंशियल हाई होगा तो करंट नीचे उतर आएगी, D का हाई होगा तो करंट ऊपर चढ़ जाएगी, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज तो तब काम करेगा जब ये बैलेंस्ड हो। बैलेंस कब होती है? बैलेंस तब होती है जब इन द गैल्वेमीटर नो डिफ्लेक्शन। बैलेंस तब होगा जब गैल्वेमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन ना होने का मतलब क्या है? गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन ना होने का मतलब ये है कि गैल्वेमीटर के पास करंट आ ही नहीं रही है, ना ही ऊपर वाली करंट नीचे उतर के आ रही, ना ही नीचे वाली करंट ऊपर चढ़ के आ रही। इसका सेंस ये हुआ कि 50 अगर पोटेंशियल यहाँ का है तो 50 ही पोटेंशियल डी का भी होगा, क्योंकि पोटेंशियल जब इक्वल होगा, हमने कहा करंट हाई से लो की तरफ फ्लो होती है, लेकिन अगर दोनों पोटेंशियल सेम हो जाए तो करंट फ्लो होगी ही नहीं। तो इसका सेंस ये हुआ बैलेंस सिचुएशन तभी पॉसिबल है जब बी का पोटेंशियल डी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा वो बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस सिचुएशन तब होगी जब गैल्वेनोमीटर में करंट ना हो। बैलेंस सिचुएशन तब होगी जब गैल्वेनोमीटर में करंट ना हो, और गैल्वेनोमीटर में करंट तब नहीं होगी जब बी और डी का पोटेंशियल सेम हो, क्योंकि अगर बी का हाई होगा तो I1 करंट नीचे उतर आएगी, डी का हाई होगा तो I2 करंट ऊपर चढ़ जाएगी, क्योंकि अगर इसका ज़्यादा हुआ पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कम हुआ तो करंट तो हाई से लो की तरफ जाती है ना। तो अगर बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में ना करंट नीचे उतरेगी ना ही करंट ऊपर चढ़ेगी। अब क्या हुआ? तो कुल मिला के ये रास्ता ब्लॉक हो गया, इधर ये रास्ता ब्लॉक हो गया। जब रास्ता ब्लॉक हो गया तो सिंपल सा है, जो I1 थी जब इस रास्ते में आ नहीं पा रही तो I1 इधर आ जाएगी, उसी तरह से I2 जो थी ऊपर वाले रास्ते में जा नहीं रही तो I2 इधर आ जाएगी। ये होता है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज में करंट फ्लो होती है और इसको हम बोलते हैं बैलेंस सिचुएशन। तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि बैलेंस सिचुएशन क्या है? बैलेंस सिचुएशन में बी और डी का पोटेंशियल यानी गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड का पोटेंशियल सेम होता है। बैलेंस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड का पोटेंशियल सेम होता है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। क्लियर? तो ये हमारा बैलेंस कंडीशन हो गया। अब इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन आता है। छोटा सा डेरिवेशन का मतलब ये है कि इसमें हम किरचॉफ सा लगा दें। हमारे पास देखिए दो लूप बनना है। कौन कौन से दो लूप? एक लूप हमारा ये बन के तैयार हो गया, दूसरा लूप ये बन के तैयार हो गया। लूप मतलब क्लोज लूप। हमने कल पिछले लेक्चर में आपको हमने एक्सप्लेन किया था कि क्लोज लूप क्या होता है। क्लोज लूप दो हमारे तैयार हो गए। इन दोनों क्लोज लूप में हम किरचॉफ लॉ यूज कर सकते हैं। चलिए इनमें किरचॉफ लॉ लगाते हैं। देखिए कंडीशन क्या आएगी। किरचॉफ लॉ हमें अप्लाई करना है। दो क्लोज लूप हमारे पास है, ये पहला क्लोज लूप, ये दूसरा क्लोज लूप। तो हम पहले क्लोज लूप की बात करते हैं। पहले अलग अलग क्लोज लूप पे लेंगे। अप्लाइंग द किरचॉफ लॉज इन क्लोज लूप 1, यानी पहले क्लोज लूप में हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं। तो जितना क्लोज लूप हमसे कहा गया उसको हम अलग बना लेते हैं। हम इस क्लोज लूप को अलग बना लिए। देखिए ये क्लोज लूप कौन सा है? ये पहला हिस्सा ए, यानी क्लोज लूप उतना होता है जितना एक सर्किट बंद हो जाए। अगर हम इसको हटा दें, देखिए ये हमारा पूरा सर्किट बंद है, तो इतने को हम अलग बनाते हैं। ए बी डी, ए बी डी क्या क्या है इसमें? ए से करंट I1 इधर आ रही, I2 इधर आ रही, I1 इधर आई, I2 इधर आई। रेजिस्टेंस P और Q R, रेजिस्टेंस P और यहाँ पे R होगा, रेजिस्टेंस P और R। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। चलिए इसमें किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो किरचॉफ लॉ कौन सा? सेकंड लॉ पहले हम अप्लाई करते हैं। सेकंड लॉ क्या था किरचॉफ का? बहुत ही ईजी था, हमने आपको पढ़ाया था। सेकंड लॉ ये था, अभी पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि I1 R1 प्लस, यानी कुल मिला के ये फॉर्मूला था, सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E। इसका सेंस होता है, सिग्मा का मतलब होता है सम, मतलब I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 प्लस डॉट डॉट इक्वल टू सिग्मा E का मतलब E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये फॉर्मूला था, यानी जितने भी I और R हो उन सब का प्रोडक्ट का सम और जितने भी E हो उनका सम, अलजेब्रिक सम होता था। चलिए ये हमारा फॉर्मूला था। तो इसका अगर हम यूज करें तो I1, देखिए फॉर्मूला था I1 R1, तो I1 की जगह तो I1 ले लेंगे हम।
I1 की जगह तो I1 और R1 की जगह पर P प्लस I2 की जगह पे तो हमने I2 ले लिया और R2 की जगह पर R। इसके अलावा कोई करंट है नहीं हमारे पास, क्योंकि हम दो ही I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R थी, लेकिन I3 कहीं हमको दिखाई नहीं दे रही, हमने इतना ही लिखा। इज इक्वल टू क्या है, E1 प्लस E2 प्लस E3। E1 क्या है, EMF ऑफ सेल। क्या आपको इस क्लोज, देखिए जितना लूप आपसे लिया था बस उतने को देखिए, सर्किट में क्या है उसको भूल जाइए, सर्किट में क्या है उससे कोई लेना देना नहीं आपको, जितना लूप आप ले रहे हैं बस उतने को चेक करिए। क्या इसमें कहीं कोई सेल लगा हुआ है, इसमें कोई सेल नहीं लगा हुआ है, मतलब इक्वल टू 0। EMF है नहीं तो हमने 0 लिख दिया। ठीक है, इतना करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि क्या करंट अपोजिट तो नहीं है एक दूसरे के। हमने आपको फिर से बताया कि जितना लूप आप ले रहे हैं बस उतने को ध्यान में दीजिए, बाकी आपसे कुछ मतलब नहीं क्या सर्किट है क्या नहीं है। हम करंट को अपोजिट अगर चेक करना चाहें तो ये जो I2 करंट आई जब यहाँ पे पहुँची तो इस हिसाब से तो I2 इधर जा रही थी, लेकिन इसके पास तो यहाँ ऐसा कोई रास्ता ही नहीं, तो मजबूरी में I2 को ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अगर ये I2 ऊपर गई, उसी तरह से I1 आ रही है ऊपर से यहाँ पहुँची, तो उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, तो I1 इधर आ जाएगी। दूसरा रास्ता नहीं है, बहुत इजी मेथड बता रहे हैं, बाकी इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रूल्स अप्लाई होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। ये सबसे इजी मेथड है, कभी आप नहीं भूलेंगे। बस आपको ये चेक करना है कि कहीं करंट अपोजिट तो नहीं है, और अपोजिट चेक करने के लिए जितना लूप आप बना रहे हो उसमें करंट को फ्लो कराइए। तो I1 जब करंट आ रही होगी यहाँ तक पहुँची, तो आगे उसके पास जब दूसरा रास्ता नहीं है तो करंट नीचे उतर आएगी। उसी तरह से I2 करंट जब यहाँ पहुँची, उसके पास दूसरा रास्ता नहीं, ऊपर पहुँच गया। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गई, और जब एक दूसरे के अपोजिट हो गई तो सिंपल सा माइनस का साइन लग जाएगा। कहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, किसी एक को माइनस में ले लीजिए, चाहे I2 को माइनस में ले लीजिए, चाहे I1 को माइनस में ले लीजिए। हमने I2 को माइनस अगर ले लिया तो I2 को माइनस में लेते ही क्या आएगा, फॉर्मूला I1P माइनस का I2R इक्वल टू 0। साइड चेंज करिए, I1P इक्वल टू I2R, ये इधर डिवाइड में ले आइए, I1 अपॉन I2 इक्वल टू R बाई पी। I2 तो डिवाइड में आएगा, I1 अपॉन I2 इक्वल टू R बाई पी। ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन पहले लूप के लिए, ये हमारे पहले लूप के लिए पहली इक्वेशन बन गई। अब हम बात करते हैं सेकंड लूप की। पहला लूप सॉल्व हो गया, अब हम सेकंड लूप को अगर लें तो सेकंड लूप जितना लूप हमसे कह रहा है वहाँ पर भी हमें उतना ही लूप बनाना है केवल। तो सेकंड क्लोज लूप को हमने लिया, सेकंड क्लोज लूप जितना लूप है उसको उतने को उठाकर हमने लिया है। पहला लूप ऑलरेडी हम ले चुके हैं ये, और दूसरा लूप हमने ये वाला यहाँ पे लिया। कहाँ शुरू हो रहा है, बी से, बी सी डी। ये गैल्वेनोमीटर, हमने गैल्वेनोमीटर दिखाया। ये रेजिस्टेंस Q दिखा दिया। ये रेजिस्टेंस S दिखा दिया। Q में करंट I1 थी, हमने करंट I1 यहाँ पे शो कर दी। S में करंट I2 थी, ये I2 हो गई। क्लियर। अब देखिए इसमें भी वही फॉर्मूला में यूज करना है। फॉर्मूला क्या था, I1 R1 प्लस I2 R2। हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था, इधर हम लिख रहे हैं I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस डॉट 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 इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारा फॉर्मूला था। अगर इस फॉर्मूले की हम हेल्प से इसको सॉल्व करें तो I1 और R1 की जगह पर Q, यानी हो जाएगा I1 और R1 की जगह पे Q प्लस I2 R2 की जगह पे S इज इक्वल टू, क्योंकि और तो I3 वगैरह है नहीं हमारे पास, इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। E क्या था, सेल का EMF। अब इस क्लोज लूप की भी बात करिए, इसमें भी कोई सेल नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए इसमें भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप ये चेक करिए क्या कहीं करंट अपोजिट तो नहीं है। इतना करने के बाद हमें चेक करना होता है कि आपकी करंट कहीं अपोजिट तो नहीं जा रही। करंट कैसे देखेंगे, तो सिंपल से हमने बताया जितना क्लोज लूप आप यूज कर रहे हैं बस उतने को चेक करिए। अगर I1 यहाँ पर आई, I1 इस जगह पहुँची, जब I1 इस जगह पहुँची तो उसके सामने कोई दूसरा रास्ता है नहीं, मजबूरी में I1 को नीचे उतर के ही आना पड़ेगा। इधर से ऐसे तो आएगी। अब ऐसी सिचुएशन देखिए, I2 और I1 एक दूसरे के अपोजिट हो गई। अगर अपोजिट हो गई तो माइनस का साइन लेंगे, किसको, किसी एक को। हम I2 को माइनस में लिए ले रहे हैं। अगर हमने ये माइनस में ले लिया, ये उधर माइनस से प्लस में जाएगा, तो होगा I1Q इक्वल टू I2S। डिवाइड में ले आइए तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू S बाई Q। ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब अगर हम कंपेयर कराएं किसको किसको, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कराने पे हमें पता चलेगा कि LHS दोनों के सेम है। हम यहाँ साइड में कर रहे हैं। हम अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कराएंगे तो ये चीज़ में पता चलेगी कि LHS सेम है, यानी ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कराएं तो देखिए LHS दोनों के सेम है तो RHS भी सेम ही होंगे, मतलब R बाई पी इक्वल टू एस बाई क्यू। R बाई पी इक्वल टू एस बाई क्यू, कहाँ R कहाँ P, यानी R बाई पी इक्वल टू एस बाई क्यू। हम ऐसा बोल सकते हैं, या फिर इसको ऐसा P बाई आर इक्वल टू क्यू बाई एस, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, P अपॉन आर इक्वल टू क्यू अपॉन एस। P अपॉन आर यानी दोनों को उल्टा कर दिए, P अपॉन आर इक्वल टू क्यू अपॉन एस। हम इस तरह से इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P अपॉन आर इक्वल टू क्यू, यानी दोनों को उल्टा कर दिए, ये दोनों को हम उल्टा कर दिए, इधर उल्टा कर दिए इधर भी उल्टा कर दिए। तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए फॉर्मूला बन गया। या फिर हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q को इधर ले आइए, R को उधर पहुंचा दीजिए, तो हम कह सकते हैं कि P अपॉन क्यू इक्वल टू आर बाई एस। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए प्रिंसिपल हो गया। यानी क्या व्हीटस्टोन ब्रिज, कहने का मतलब क्या था कि व्हीटस्टोन ब्रिज तब बैलेंस होगा जब कोई भी दो डायगोनल का रेजिस्टेंस का रेशियो, कोई भी दो डायगोनल यानी P और Q, दो डायगोनल के रेजिस्टेंस का रेशियो, या फिर P और R, या फिर P और R, कोई भी दो डायगोनल के रेजिस्टेंस का रेशियो अगले दो डायगोनल के रेजिस्टेंस के रेशियो के, सॉरी साइड्स, डायगोनल नहीं साइड्स, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स के रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होगा अगली दो एडजेसेंट साइड के रेजिस्टेंस के रेशियो के। अगर इस तरह से इनका रेशियो सेम होगा तो हम बोलेंगे जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस है, क्योंकि ये रेशियो तभी पॉसिबल है अगर इस रेशियो में हम लेंगे ना तो इसमें गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होगी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करे, किस बेस पे काम करेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में कोई भी दो एडजेसेंट साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो अगली दो एडजेसेंट साइड के रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा। अब इससे हम रेजिस्टेंस फाइंड भी कर सकते हैं। मान के चलो हमारे पास चार रेजिस्टेंस हो गए पी क्यू आर एस, अगर हमें तीन दे दिए जाए, हमें तीन रेजिस्टेंस दे दिए जाए, हमसे बोल दिया जाए कि P जो है वो 3 है, Q जो है वो 6 है, R 4 है, तो S कितना होगा। अगर ऐसा हमसे पूछ दे, हमसे कह रहा है कि P हमें दे रखा है, Q दे रखा है, R दे रखा है और S हमसे पूछ रहा है, तो हम आसानी से इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। वैल्यू पुट करेंगे, P की जगह पे 3, Q की जगह पे 6 इक्वल टू R की जगह पे 4 और Q हमें S हमें पता नहीं, 3/6 यानी 1/2 आ जाएगा ये, इक्वल टू R की जगह पे हमने 4 रखा था, 4/S, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो S आ जाएगा 4 2 जा 8, यानी हमें पता चल गया कि S जो होगा वो 8 ओम का रेजिस्टेंस होगा, S 8 ओम का होगा। तो इस तरह से अगर हमें तीन रेजिस्टेंस दे दिए जाएं तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से चौथे रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। अगर हमें तीन रेजिस्टेंस दे दिए जाएं तो व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम चौथे रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। क्लियर।